सर याद कितने? हाँ बताइए। यादृच्छिकता, हो गया था ये वाला। परिवर्तनशीलता। यस सर, हो गया ये भी। अगला पॉइंट लिखिए, बहुघटकता। बहुघटकता। बहुघटकता का तात्पर्य है कि कई अलग अलग प्रकार के घटकों से मिलकर के भाषा का निर्माण होता है। इसको हम बहुघटकता बोलते हैं। लिखने से पहले इसके बारे में थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। भाषा के कई सारे घटक हैं। ध्वनि है, ध्वनि के बाद स्वन है, स्वनिम है, उसके बाद वर्ण है, अक्षर है, शब्द है, वाक्य है। तो ये कई घटकों से मिलकर के बनी हुई वस्तु होती है भाषा। ऐसा घटक मानव भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी की भाषा में इतने घटक नहीं पाए जाते हैं। भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई स्वन कहलाती है। जैसे ए और ए दोनों हलन करके ए लिखते हैं हम, जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वो दूसरे अक्षरों के साथ मिलते हैं तो अपना अर्थ पैदा करते हैं। जैसे मन, मैं प्लस ए प्लस मैं प्लस ए। तो ये चार घटक मिलकर के एक एक शब्द, एक वर्ण का निर्माण करेंगे, एक वाक्य, एक शब्द का निर्माण करेंगे, जिसको मन कहेंगे। और मन में आए विचार, ये एक, अगर इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये कई सारे घटकों से मिलकर के एक वाक्य पूरा होगा। ये गुण केवल मानव भाषा में पाया जाता है कि ये कई स्तर पर, सूक्ष्म स्तर से लेकर के वाक्य के स्तर तक कई घटकों में विभक्त होती है। इसलिए इसकी एक विशेषता है बहुघटकता। इसमें लिखिए आप, मानव अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, मानव अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए कई ध्वनियों का प्रयोग करता है। मानव अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए कई ध्वनियों का प्रयोग करता है। अगर इन ध्वनियों का विश्लेषण किया जाए, अगर इन ध्वनियों का विश्लेषण किया जाए अगर इन ध्वनियों का विश्लेषण किया जाए तो इनमें विचारों और कथन से जुड़ी हुई, विचारों और कथन से जुड़ी हुई कई इकाइयां देखने को मिलती है। कई इकाइयां देखने को मिलती है। जैसे जैसे मोहन घर जाता है। जैसे मोहन घर जाता है। इस वाक्य में इस वाक्य में ध्वनि प्रवाह, इस वाक्य में ध्वनि प्रवाह, प्रवाह यानी बहना, ध्वनि प्रवाह
विद्यमान है। इस वाक्य में ध्वनि प्रवाह विद्यमान है। इसे खंडित करने पर मोहन इसे खंडित करने पर मोहन प्लस घर प्लस जाता है। मोहन प्लस घर प्लस जाता है। 3 पद प्राप्त होते हैं। 3 पद प्राप्त होते हैं। इसके उपरांत इन 3 पदों की इसके उपरांत इन 3 पदों की लघुतम इन 3 पदों की लघुतम लघुतम सार्थक शब्द लघुतम सार्थक शब्द लघुतम सार्थक शब्द और स्वनिम आधा सह सड़क वाला स्वनिम जैसी लघुतर इकाइयां प्राप्त होती है। स्वनिम जैसी लघुतर इकाइयां प्राप्त होती है। इस प्रकार मानव भाषा का स्वरूप कई घटकों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार मानव भाषा का स्वरूप कई घटकों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार मानव भाषा का स्वरूप कई घटकों जैसे शब्द पद शब्द पद वाक्य इत्यादि। यह बहुघटकता केवल मानव की भाषा में यह बहुघटकता केवल मानव की भाषा में दिखाई पड़ती है। केवल मानव की भाषा में दिखाई पड़ती है। अन्य किसी जीव या प्राणी
अन्य किसी जीव या प्राणी अन्य जीव या प्राणी की भाषा में अन्य जीव या प्राणी की भाषा में इसका अभाव होता है। इसका अभाव होता है। ठीक है। बहुघटकता का मतलब है कि कई सारे घटकों से मिलकर के हमारी भाषा बनती है। सबसे छोटा जो अक्षर होता है वो हलंत अक्षर होता है, आ ई ई उ, क हलंत, ए हलंत, उन उससे मिलकर के एक अक्षर बनता है या वर्ण बनता है। कई वर्णों से मिलकर के एक शब्द बनता है। कई सारे शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बनता है। और इनमें ये ध्वनियाँ अगर पृथक पृथक कर दी जाए तो उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन इन अलग अलग घटकों को जब एक जगह इकट्ठा किया जाता है तब एक सार्थक वाक्य की रचना होती है। अन्य प्राणी ध्वनि संकेतों का या अन्य किसी तरीके का अपना व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन वह अपनी ध्वनियों को परिवर्तित नहीं कर सकते। केवल मानव भाषा की विशेषता है कि वह अलग अलग सार्थक शब्दों का या अक्षरों का प्रयोग करते हुए अपनी ध्वनियों को परिवर्तित कर सकते हैं। ये ध्वनि परिवर्तन कई सारी इकाइयों से मिलकर के बनता है। इसलिए मानव भाषा की एक विशेषता होती है बहुघटकता। कई सारे घटकों से मिलकर के इस भाषा का निर्माण होता है। ठीक है। यस सर। अगला पॉइंट लिखिए आप। दोहरी संरचना। दोहरी संरचना दोहरी संरचना इसमें लिखिए आप, किसी भी भाषा में किसी भी भाषा में दो प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। किसी भी भाषा में दो प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। पहला ध्वनि स्तर पर, पहला ध्वनि स्तर पर जिनसे शब्दों व पदों का जिनसे शब्दों व पदों का निर्माण किया जाता है, जिनसे शब्दों व पदों का निर्माण किया जाता है, दूसरा अर्थ के स्तर पर, दूसरा अर्थ के स्तर पर दूसरा अर्थ के स्तर पर जिनसे शब्दों व पदों जिनसे शब्दों व पदों का अर्थ स्पष्ट होता है, जिनसे शब्दों व पदों का अर्थ स्पष्ट होता है, किसी भाव या विचार को किसी भाव या विचार को किसी भाव या विचार को प्रकट करने के लिए
किसी भाव या विचार को प्रकट करने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हुए हम उस भाषा की संरचना को वाक्यों का प्रयोग करते हुए हम उस भाषा की संरचना को अपनाते हैं। मानव भाषा में मानव भाषा में मानव भाषा में सभी सार्थक इकाइयाँ मानव भाषा में सभी सार्थक इकाइयाँ सभी सार्थक इकाइयाँ मिलकर भाषा का निर्माण करती हैं। इकाइयाँ मिलकर भाषा का निर्माण करती है। इस प्रकार की दोहरी संरचना इस प्रकार की दोहरी संरचना इस प्रकार की दोहरी संरचना केवल मानव भाषा में पाई जाती है। इस प्रकार की दोहरी संरचना केवल मानव भाषा में पाई जाती है। ठीक है। दो प्रकार की रचना होती है। एक शब्दों के स्तर पर, जिसमें शब्दों का निर्माण किया जाता है, क प्लस ए प्लस ल प्लस ए कल। तो इस प्रकार की इकाइयां मिलकर के पहला शब्दों का निर्माण करते हैं। दूसरा, इनके अर्थ का निर्माण होता है। पहले शब्द बनता है, उसके बाद में उसका अर्थ बनता है। तो दो प्रकार की संरचना भाषा में पाई जाती है, शब्दों का निर्माण और शब्दों का अर्थ। शब्दों का निर्माण सार्थक ध्वनियों से मिलकर के किया जाता है, और अर्थ का जो निर्माण है वो मानव व्यवहार या परंपरा से निर्धारित किया जाता है। तो ऐसी रचना दो स्तरों पे दोहरी भाषा मानव के अतिरिक्त अन्य किसी प्राणी में नहीं पाई जाती है। अतः मानव भाषा की विशेषता है कि इसमें रचना दो स्तरों पर होती है। दोहरी संरचना होती है शब्द के निर्माण के स्तर पर और शब्द के अर्थ के स्तर पर। क्लियर? अगला पॉइंट लिखिए आप। परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता सर इसको लिख लिया। परिवर्तनशीलता कहाँ लिखा आपने? यस सर, लिख लिया है। परिवर्तनशीलता आपने लिखा है परिवर्तनीयता, इंटरचेंजेबिलिटी। आप आपस में जो चेंज होता है वो। आपने पहले परिवर्तनशीलता लिखा था, जी सर। अब लिखिए परिवर्तनीयता। परिवर्तनीयता अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इंटरचेंजेबिलिटी। या अंतर विनिमय भी इसको बोल सकते हैं हम। परिवर्तनीयता या अंतर विनिमय, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी।
पहला जो परिवर्तनशीलता आपने लिखी थी वो थी कि भाषा परिवर्तित होती रहती है। अब जो परिवर्तनीयता है या इंटरचेंजेबिलिटी है वो वक्ता और श्रोता के बीच में है कि एक टाइम पे हम भाषा को सुनते हैं और दूसरे टाइम पर हम उस भाषा को बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी, परिवर्तनीयता या अंतर्विनिमयता। अंतर्विनिमय इसमें लिखिए आप, मानव भाषा ही एक ऐसा साधन है, मानव भाषा ही एक ऐसा साधन है मानव भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें विचार विनिमय किया जाता है, जिसमें विचार विनिमय किया जाता है। मानव भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसमें विचार विनिमय किया जाता है। एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक व्यक्ति एक दूसरे तक एक से अधिक व्यक्ति एक दूसरे तक विचारों को संप्रेषित करने के लिए एक से अधिक व्यक्ति एक दूसरे तक विचारों को संप्रेषित करने के लिए संवाद शैली का प्रयोग करते हैं। संवाद शैली का प्रयोग करते हैं। एक दूसरे तक विचारों को संप्रेषित करने के लिए संवाद शैली का प्रयोग करते हैं, जिसमें वक्ता तथा श्रोता की भूमिका अनिवार्य होती है। इसमें वक्ता तथा श्रोता की भूमिका अनिवार्य होती है। ऐसे संवाद में वक्ता दूसरे क्षण में श्रोता बन जाता है। ऐसे संवाद में वक्ता दूसरे क्षण में श्रोता बन जाता है। इस प्रकार यह भूमिका परिवर्तनीय है। इस प्रकार यह भूमिका परिवर्तनीय है। इसे अंतर्विनिमयता अंग्रेजी में कहेंगे इंटरचेंजेबिलिटी। अंतर्विनिमयता
कहा जाता है? मानव भाषा पर आयु आयु जेंडर जेंडर अवस्था जेंडर अवस्था आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ प्राणियों की बोली जेंडर के अनुसार परिवर्तित होती है। जेंडर के अनुसार परिवर्तित होती है। जैसे मादा कोयल नहीं कूकती है। जैसे मादा कोयल नहीं कूकती है, लेकिन नर कोयल कूकता है। मादा कोयल नहीं कूकती है, लेकिन नर कोयल कूकता है। ठीक है, इसको परिवर्णीयता या इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं कि एक समय में आप वक्ता होते हैं, अगले क्षण में आप श्रोता बन जाते हैं। और मानव भाषा में जेंडर का, लिंग का, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री है तो वो अलग शब्दों का प्रयोग करेगी, पुरुष है तो वो अलग शब्दों का प्रयोग करेंगे, या बूढ़ा है तो वो अलग शब्दों का प्रयोग करेगा, बच्चा है अलग शब्दों का प्रयोग करेगा। ऐसा नहीं होता है। कुछ प्राणियों में पाया जाता है, दहाड़ना, चिंगाड़ना या अन्य प्राणियों में, लेकिन मानव भाषा की विशेषता है इंटरचेंजेबिलिटी। इसमें आप अपनी भूमिका आपस में परिवर्तित कर सकते हैं। वक्ता एक समय में वक्ता होता है, अगले क्षण में वह श्रोता बन जाता है। ऐसा अन्य प्राणियों में पाया जाए आवश्यक नहीं है। क्लियर? आज के लिए पर्याप्त है इतना? सर कुछ पूछना था। हाँ बताइए। यस सर। सर जो ये लिखवाया नर कोयल कूकता है, तो नर कूकता है इसमें? मादा कोयल नहीं बोलती है, नर नर जो होता है वही कूकता है। कोयल नहीं कूकती है, कोई जो नर कोयल होती है वो कूकती है। कई प्राणियों में होता है ना कि चिंगाड़ना, या जैसे कईयों में होता है कि जैसे जो अलग अलग है वो जेंडर है वो अलग। मादा शेरनी है वही शिकार करती है, नर शेर शिकार नहीं करता है। इसी प्रकार से नर जो कोयल है वो बोलता है, मादा कोयल नहीं बोलती है। तो ये उनके जेंडर के हिसाब से ध्वनियों का परिवर्तन होता है। लेकिन मानव में ऐसा नहीं है। मानव में ध्वनियों का परिवर्तन जेंडर, आयु, अवस्था या स्थिति से नहीं होता है। जो अक्षर लागू होते हैं वो पुरुष भी बोल सकता है, वह स्त्री भी बोल सकती है, वह बच्चा भी बोल सकता है, बूढ़ा भी बोल सकता है। लेकिन कुछ संसार के अन्य प्राणियों में कई विविध प्रकार के प्राणी हैं जिनमें नर अलग तरीके से बोलता है और जो मादा है वो अलग तरीके से बोलती है।
तो ये जो विभिन्न प्रकार का तरीका है वो मानव भाषा में नहीं है, बाकी अन्य प्राणियों में हो सकता है। जैसे कोयल का उदाहरण दिया आपको कि जो नर कोयल है वो बोलता है, मादा नहीं बोलती। तो ये जो जीव वैज्ञानिक है, इन्होंने अनुसंधान किया होगा, उसी के आधार पे निर्णय दिया है कि जो कूकने का काम है वो नर कोयल करता है, मादा कोयल नहीं करती है। क्लियर? यस सर। यहाँ तक आया समझ में? जी सर। चलिए, कौन कौन आया आज? तो नाम बोल दो आप। अनिकेश विश्वकर्मा। यस सर 92 सर 92 है। हाँ 92। जी सर। अंजलि यादव। 468. गौरव।